नेक्स्ट बेटा एस ब्लॉक की साइज के बाद में ब्लॉक वाइज साइज है बेटा। पी ब्लॉक की साइज अपन को ओवरऑल देखनी है बेटा। इसमें पी ब्लॉक में बेटा ओवरऑल अपन देखें तो ग्रुप नंबर कहां से कहां तक आ जाता है बेटा। आपके पास में ग्रुप नंबर है 13 से लेके 18 तक बेटा। यहां मैं लिखूंगा जनरली टॉप टू बॉटम जो इसकी एटॉमिक साइज है बेटा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है बेटा। टॉप टू बॉटम जनरली बेटा एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगी बेटा। पीरियड नंबर जो है टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज जो है वो भी इंक्रीज होगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन है इसमें बेटा, ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप नंबर 13 जो है बेटा उसमें एक्सेप्शन है। टॉप टू बॉटम इनमें साइज बढ़नी चाहिए लेकिन ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन है। उसका कारण भी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। देखिएगा इधर मैं लिखूं यहाँ पर एक बार, ग्रुप नंबर 13 में जो आपके पास में बेटा एलिमेंट्स है, क्या ट्रिक है बोलो बेटा। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला बेटा, ये लिखा जाता है। और फिर बेटा 14 से लेके 18 तक की कैटेगरी अपने पास में यहाँ रहती है। एक और चीज बेटा यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से इधर जस्ट पहले ग्रुप नंबर बेटा 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक आता है। और बेटा गैलियम से पहले इधर आता है स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक बेटा। इधर आता है ट्रियम 39 से लेकर बेटा कैडमियम 48 तक। ठीक है, लेंथेनम 57 और फिर बेटा ये चला जाता है बीच में 14 लेंथेनाइट्स के साथ साथ बेटा मरकरी 80 तक। ये कंडीशन इसमें आ जाती है बेटा। ये जस्ट इससे पहले की कंडीशन है बेटा। यहां पर आ जाता है ग्रुप नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी है बेटा वो कंडीशंस। देखा जाए तो बेटा ये 3D सीरीज है बेटा, ये 4D सीरीज और ये बेटा 5D सीरीज। समझते था ना बेटा। अब बात क्या है बेटा, अपन ने एक ऑर्डर पढ़ा है ऑलरेडी, क्या कि सिग्मा का जो ऑर्डर है, सिग्मा का या मैं कहूं तो बेटा पेनिट्रेशन पावर और सिग्मा दोनों का ऑर्डर क्या आता था, एन सेम हो बेटा, एस से कम, पी से कम, डी से कम, एफ बेटा। ये सिग्मा का ऑर्डर है बेटा। यानी डी और एफ का जो सिग्मा है तुलनात्मक रूप से एस और पी के कंपैरिजन में बेटा कम लगता है। सिग्मा जो है डी और एफ का वो क्या है बेटा, कम है बजाय किसके, एस और पी के। होगा क्या उससे, समझना बेटा। यहां इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से जिंक की अगर मैं बात करूं बेटा, देखो बोरोन से इधर पहले कुछ भी नहीं है डी ब्लॉक का, एल्यूमिनियम से पहले भी डी ब्लॉक का कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटा गैलियम से पहले डी ब्लॉक के मेंबर आए और यहां इनकी कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो 3D में एंटर कर रहा होता है। कहां एंटर करता है, 3D में बेटा, समझते जाना। इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी लिखूं मैं सिर्फ बेटा एक बार। और बेटा सिग्मा जो है डी का जो सिग्मा है वो कम है। समझते जाना आराम से बेटा कि यहां स्कैंडियम से जिंक की कैटेगरी और इवन गैलियम में भी बेटा इलेक्ट्रॉन जो है, देखो 3D खत्म होने के बाद में बेटा 4s में पहले जा ही चुका था। 4s में इलेक्ट्रॉन आने के बाद 3D में आता है, उसके बाद 4p में आता है। तो यहां तक की मैं बात करूं बेटा तो इनमें इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है बेटा, डी में। इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है और डी का जो सिग्मा है बेटा एस और पी के कंपैरिजन में, ध्यान दे बेटा किसके कंपैरिजन में, एस और पी के। क्योंकि बेटा स्कैंडियम 21 से पहले जितने भी एलिमेंट आए उसमें इलेक्ट्रॉन या तो एस में एंटर कर रहा होता है या पी में एंटर कर रहा होता है बेटा। डी में पहली बार स्कैंडियम में ही एंटर कर रहा होता है बेटा। और डी का सिग्मा एस और पी की तुलना में कम है। अगर सिग्मा कम है तो बेटा देखते जाइएगा फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा कम रह गया, सिग्मा अगर कम रह गया, अगर सिग्मा कम रहा तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, इसका मतलब बेटा नेट अट्रैक्शन जो है बेटा, नेट अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा बेटा, नेट अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा बेटा। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा तो नेट अट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा।
और नेट अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, समझना, अगर नेट अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन पर अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस के पास आएगा कि दूर जाएगा, पास आ जाएगा बेटा। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आया तो साइज जो है बेटा वो छोटी हो गई कि बड़ी हो गई, छोटी हो गई। यानी अगर साइज कम हो गई बेटा तो उसे नाम क्या देंगे अपन, कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा एग्जैक्टली मैं कहूं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बेटा क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा, एक्सेप्ट बेटा ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो ओवरऑल जब डी की बात चल रही थी और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसे नाम दे दिया गया, ये जो रिजल्ट मिला बेटा इसे नाम दे दिया गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। वापस समझे क्या कि यहां इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, डी का सिग्मा एस और पी की तुलना में कम है। अगर सिग्मा कम रहा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा बेटा, सिग्मा अगर कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, और उसको नाम दे दिया गया कॉन्ट्रैक्शन। और क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन का एलिमेंट कहा जाता है और डी की वजह से ये इफेक्ट आ रहा है बेटा तो इसे नाम दे दिया गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेटा। अब बात क्या बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो लगा यहाँ पे, अगली चीज समझते था ना बेटा। मुझे बताइए बेटा लेंथेनम 57 के बाद में क्या यहां पर 14 लेंथेनॉइड्स आते हैं क्या बेटा, 14 लेंथेनॉइड्स बेटा। मैं कहूं तो कहां से कहां तक बेटा, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक। और इन सब में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होता है 4f में बेटा, किसमें एंटर कर रहा होता है, 4f में। वापस मैं लिखूंगा क्या बेटा, बात अब यहां चल रही है इस कंडीशन की, 5D सीरीज की बात चल रही है बेटा। इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4f, सिग्मा जो है वो इसका कम है। अगर सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा इसका मतलब नेट अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और नेट अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, साइज छोटी हो जाएगी। और क्योंकि लेंथेनॉइड्स के कारण ये हो रहा था तो इसे कह देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा। देखो लेंथेनाइड भी और लेंथेनॉइड भी दोनों बोले जा सकते हैं, लेंथेनाइड और लेंथेनॉइड दोनों वर्ड चलते हैं बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसमें आ गया, ये आया बेटा यहाँ पर, समझते ना कंडीशन बेटा सारी इस सीरीज के बाद में। अब कंडीशन क्या रही बेटा, इन दोनों के रिजल्ट से क्या रिजल्टेंट बाहर आता है वो देखिएगा बेटा, समझते था ना। फिर मैं याद भी आपको करवा दूंगा बेटा ये सारी चीजें, कि टॉप टू बॉटम जाने के साथ में साइज जो है वो बढ़नी चाहिए थी, ये लो बेटा बढ़ा दी। टॉप टू बॉटम जाने के साथ में साइज बढ़नी चाहिए थी, बढ़ा दी। लेकिन बेटा मुझे बताइए गैलियम, गैलियम जो है बेटा, गैलियम से पहले क्या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आया बेटा, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अगर आया बेटा यानी साइज जो बढ़नी चाहिए थी उतनी ही बढ़ेगी या तुलनात्मक रूप से कम बढ़ेगी बेटा। नाम देखो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज क्या हो गई, कम हो गई बेटा। समझना कि टॉप टू बॉटम साइज राइज होनी चाहिए थी, साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बेटा यहाँ देखो अगर यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो गैलियम में तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है ना बेटा, 31 नंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो ऑर्गन 18 4s2 3d10 और उसके बाद में बेटा 4s2 3d10 और उसके बाद में 4p1 होगा कि नहीं होगा बेटा, 18 to 20। और ये तो यहाँ भी देखो मुझे बताइए क्या यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और डी में इलेक्ट्रॉन एंटर अगर कर रहे हैं और डी का सिग्मा बेटा कम है कि नहीं है, देखो डी का सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे मतलब साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। और गैलियम की साइज कम रह जाती है किससे बेटा, एल्यूमिनियम से। गैलियम की जो साइज है बेटा वो ओवरऑल एल्यूमिनियम की तुलना में कम रह जाती है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़नी चाहिए थी लेकिन गैलियम की साइज कम रह गई
कारण क्या रहा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी में एंटर कर रहा है, और डी का सिग्मा एस और पी की तुलना में कम होता है बेटा, वहां इफेक्ट ज्यादा आ जाता है, सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा बेटा, इसलिए बेटा गैलियम की साइज जो है वो एल्यूमिनियम से कम रह जाती है। एक और बात बेटा, मुझे बताइए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहां पर हो रहा है, देखो बेटा अब गैलियम और इंडियम में इसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बेटा समझना, क्योंकि यहाँ 3D में एंटर कर रहा है, इसमें 4D में एंटर करेगा बेटा, इसमें 5D में एंटर करेगा, तो जब कॉमन इफेक्ट आ गया तो वो कंडीशन तो खत्म हो गई बेटा। लेकिन मुझे बताइए क्या लैंथेनम वाली सीरीज के बाद में जब थैलियम आएगा तो क्या यहाँ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर आएगा तो बेटा यहाँ भी जो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही थी बेटा, जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाएगी, कायदे से टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए थी बेटा, लेकिन यहाँ भी 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, और अगर 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसका सिग्मा कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर, वो साइज को कम कर देगा, और जितना बड़ा होना चाहिए था थैलियम उसकी तुलना में उतना बड़ा नहीं होता, तो ओवरऑल मैं कहूं तो थोड़ा सा सिमिलर साइज की कंडीशन में आ जाता है। अब बेटा एग्जाम में आपको ओवरऑल ऑर्डर क्या टिक करना है, सारी बातें घूम फिर के बेटा एग्जाम में आती है ओवरऑल ऑर्डर पे। क्या याद रखोगे कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए थी, क्या ट्रिक थी बोलो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या ट्रिक थी बोलो, बैंगन आलू गाजर इन थैला बेटा, ठीक है, लेकिन गाजर की साइज छोटी रह गई बेटा, किससे, आलू से, गाजर की साइज किससे छोटी रह गई, आलू से, किस खुशी में, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण बेटा, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर कर रहा था, डी में पहली बार एंटर किया, उससे पहले या तो एस में था या पी में था बेटा, डी में एंटर किया, डी का सिग्मा कम रह गया, इसलिए उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, साइज कम रह गई, किसकी, गाजर की, किससे, आलू से, कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और थैलियम की साइज बेटा जितनी बड़ी होनी चाहिए थी उतनी बड़ी नहीं होती बेटा, ओवरऑल प्रैक्टिकल डेटा ये बोलता है कि थैलियम इंडियम से थोड़ा सा बड़ा रह जाता है। तो बेटा ओवरऑल ऑर्डर देखो क्या रहा, मैं यहां लिखूं बेटा, देखो इधर एक्सेप्शन इन 13 ग्रुप, हाँ बेटा होना क्या चाहिए था, बैंगन आलू गाजर इन थैला, क्या ये ऑर्डर होना चाहिए था, पर बेटा क्या एक्सेप्शन देखा गया कि यहाँ कुछ परिवर्तन पाया गया बेटा, परिवर्तन क्या था कि गाजर की साइज छोटी पाई गई, किससे बेटा, आलू से, किस खुशी में, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और इंडियम और थैलियम में जो साइज गैप जितना आना चाहिए था उसकी तुलना में कम मिला बेटा, ओवरऑल मैं कहूं तो बेटा ये सिमिलर कैटेगरी में देखा गया। एक और बात समझते जाओ ना बेटा, अभी कंडीशन सारी की सारी, ओवरऑल ऑर्डर हो गया बैंगन गाजर आलू इन थैला। अब आप एग्जाम में अगर ये सोचो कि आप ये ऑर्डर रट के चले जाओगे साइज के लिए तो आपकी गलत फहमी है बेटा, याद नहीं आएगा। फिर क्या करें, क्या करना, दो चीजें फॉलो करनी है, पहले कंसेप्चुअली फॉलो करें कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़नी चाहिए थी, बढ़ा दो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर क्या देखो कि गाजर से पहले ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आया तो गाजर की साइज को छोटा कर दो, किससे, आलू से, हो गया बस खत्म बेटा, बस गाजर की साइज को आलू से आपने छोटा किया और आपका आंसर हो गया। और थैलियम जितना बड़ा होना चाहिए था प्रैक्टिकली उतना बड़ा इंडियम से नहीं रहा, कारण क्या रहा कि वहां पर क्या आ जाता है, ट्रांजिशन सॉरी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा। क्या समझ आया कि नहीं आया बेटा, ये कंडीशन रही। एक और बात बेटा, सिग्मा जो है बेटा डी और एफ की तुलना में क्या एफ का डी से भी कम है, डी और एफ की तुलना में एफ का तो डी से भी सिग्मा जो है वो कम है बेटा। तो मुझे बताइए बेटा कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डोमिनेंट कौन सा होना चाहिए बेटा। देखो डी और एफ का सिग्मा देखें तो एफ का सिग्मा तो डी से भी कम है, और कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का कारण है सिग्मा का कम होना। कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है, सिग्मा का कम होना। डी और एफ में किसका सिग्मा कम है, एफ का, तो एफ की वजह से होने वाला कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो और भी डोमिनेंट होगा, यानी ज्यादा डोमिनेंट बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ या फिर बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, एग्जैक्टली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही ये चीज मैं बोलूंगा बेटा कुछ स्टूडेंट्स को तकलीफ होगी,
वो ये बोलना शुरू कर देंगे कि सर आप अगर लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन को डोमिनेंट बता रहे हैं, अगर आप लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन को डोमिनेंट बता रहे हैं तो थैलियम की साइज को इनसे छोटा क्यों नहीं कर दिया? वो प्रैक्टिकल एविडेंस है बेटा। एक्चुअली देखो क्या है कि ट्रांजिशन से ज्यादा डोमिनेंट लेंथेनर्ड है, बिल्कुल सही बात है। थैलियम वाले केस में इसकी साइज क्या होता है? एक्सेप्शनली लार्ज होती है बेटा, काफी बड़ी होती है। और लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन में इफेक्ट आता है, बहुत डोमिनेंट इफेक्ट आता है और ये इसकी साइज को बहुत कम करता है बेटा। लेकिन प्रैक्टिकली बेटा वो अभी भी इंडियम से थोड़ा सा बड़ा रह जाता है बेटा। एक्चुअली क्या हुआ कि इसको जो साइज करने का साइज कम करने का जो टारगेट मिला वो बड़ा मिल गया बेटा, बहुत ज्यादा टारगेट मिला। यहाँ पर मैं कहूँ तो जैसे बोले तो बेटा देखो, मान लीजिए कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं रखना, सिर्फ कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ बेटा आपको कि मान लीजिए एल्यूमिनियम था 100 पिकोमीटर का बेटा और ये गाजर था मान लो बेटा 120 पिकोमीटर का, तो इसकी साइज थोड़ी सी कम की अपन ने बेटा 99-95 पिकोमीटर पे आप ले आए कम करके ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की सहायता से। इंडियम और थैलियम में क्या बेटा कि मान लो इंडियम था बेटा 700 पिकोमीटर का और थैलियम था बेटा मान लो 900 पिकोमीटर का, तो यहाँ गैप 200 का आ गया, यहाँ था सिर्फ 20 का, तो ये थोड़ा सा गैप था इसलिए कवर अप कर गया। लेकिन यहाँ गैप हो जाता है बेटा, इसने बहुत कम किया बेटा, 180 कम कर दिया, मान लो 180 कम करने के बाद में कितना पहुंचेगा? 720 पहुंच जाएगा बेटा। तो क्या इसने साइज में कम गैप कम किया क्या बेटा? क्या डिफरेंस कम लेके आया? नहीं बेटा, 180 का डिफरेंस लाया, तो क्या इंडियम से छोटा हो गया? अभी भी नहीं हो पाया, वो तो एक प्रैक्टिकल एविडेंस है बेटा। अब इस पूरे रामायण के बाद बेटा इसमें से याद क्या रखना है वो बात मैं करूंगा। पहली बात कि सिग्मा जो है एस से कम, पी से कम, डी से कम एफ का बेटा। जब इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा तो उसका सिग्मा कम होने के कारण जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और जेड इफेक्टिव ज्यादा जो होगा उससे साइज कम होगी, जिसे नाम देंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेटा। जब 4f में एंटर करेगा तो उसका भी सिग्मा कम है, इसलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा बेटा और जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो साइज में कमी होगी बेटा, उसे नाम देंगे लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों में से डोमिनेंट कौन है बेटा? लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f का सिग्मा डी से भी कम है बेटा। उसके बाद में पी ब्लॉक में क्या याद रखना है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, लेकिन ग्रुप नंबर 13 टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी। ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन किसकी साइज कम रह गई? गाजर की। किससे? आलू से। किस खुशी में? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो क्या लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ा? पड़ा। क्या वीक था? नहीं, बिल्कुल वीक नहीं था बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी बेटा थैलियम जो है इंडियम से थोड़ा सा बड़ा रहता है बेटा। क्या ये पी ब्लॉक के लिए ऑर्डर ऑफ साइज याद रह पाएगा बेटा? सिर्फ 13 ग्रुप के साइज का ऑर्डर पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे ऑर्डर बेटा कि इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है साइज का वो सही है। तो आपको 13 ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ानी है, फिर गाजर की साइज को छोटा करना है। किससे बेटा? आलू से। किस खुशी में? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। हो जाएगा बेटा आपका आंसर टिक। नेक्स्ट है बेटा पी ब्लॉक के बाद में नेक्स्ट इसमें ब्लॉक वाइज साइज में बेटा डी ब्लॉक की कैटेगरी। डी ब्लॉक में बेटा जो अपन डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस में सिर्फ 3D सीरीज का बेटा क्या है बोलो? साइंस, तेरी, वाह, करे, मानव, फिर कौन, निकाले, कॉपर, जिंक बेटा। ये कंडीशन अपन ले ली। एक बार बेटा मैं थोड़ा सा इसे साइड में ले लूं। साइंस टीचर, साइंस तेरी, वाह, करे, मानव, फिर कौन, निकाले, कॉपर, जिंक। ठीक है बेटा। बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा भी बढ़ता है और जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन बात आती है डोमिनेंसी की बेटा। एस और पी की अगर बात करें तो वहां बेटा अपन ने पढ़ा है कि जो जेड इफेक्टिव हो ज्यादा डोमिनेंट होता है बेटा। इनकी कैटेगरी में क्या है बेटा कि क्रोमियम तक के केस में, इनिशियली क्रोमियम तक के केस में बेटा जेड इफेक्टिव जो है वो सिग्मा की तुलना में डोमिनेंट होता है। बेटा यहां जो मैं लिख रहा हूं ये डोमिनेंसी का ऑर्डर लिख रहा हूं।
डोमिनेंसी का ऑर्डर बेटा। लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन बेटा सिग्मा का बढ़ना रिपल्शन बढ़ा के साइज बढ़ाता है और जेड इफेक्टिव का बढ़ना साइज को कम करता है बेटा। मैं जो लिख रहा हूं ऑर्डर वो किसका लिख रहा हूं, डोमिनेंसी का, कि यहाँ पर बेटा इनिशियली जेड इफेक्टिव डोमिनेंस होता है, फैकोनी तक आते आते बेटा इनकी कंडीशन सिमिलर आ जाती है और लास्ट में जाते निकिल से कॉपर से जिंक में जब कंपैरिजन आता है तो बेटा डोमिनेंसी जो है वो सिग्मा की ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों कि जो डी सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल बेटा, जैसे जैसे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ इसमें क्या रिपल्शन नहीं बढ़ेगा बेटा। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे उसी सब शेल में तो रिपल्शन बढ़ेगा और बेटा रिपल्शन अगर बढ़ेगा तो बेटा रिपल्शन बढ़ने के साथ सिग्मा भी बढ़ेगा और डोमिनेंसी में आना शुरू कर देगा। पहले जेड इफेक्टिव डोमिनेंस था बेटा, उसके बाद में सिमिलर कैटेगरी में सिग्मा पहुंचा और लास्ट तक ज्यादा रिपल्शन हो गया तो बेटा सिग्मा ज्यादा डोमिनेंट हो गया। अब बहुत आराम से विचार करके बता दीजिए बेटा कि जो मैंने लेफ्ट टू राइट इसमें साइज का कंपैरिजन करने का ऑर्डर लिखा, अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है तो साइज को कम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन है। सिमिलर कैटेगरी में साइज भी सिमिलर पाई जाएगी बेटा, और अगर सिग्मा डोमिनेंट हो गया तो रिपल्शन डोमिनेंट होगा, ये साइज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ आया कि नहीं आया बेटा कि इनिशियली साइज कम होगी, फैकोनी में सिमिलर होगी और निकिल से बड़ा कॉपर से बड़ा जिंक हो जाएगा बेटा, क्योंकि वहां सिग्मा डोमिनेंट हो गया। काम पूरा नहीं होगा, भी देखते रहो। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन बेटा 4s2 3d5, और अगर देखा जाए d5 मतलब क्या ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा क्या वो एक स्टेबल कैटेगरी होती है बेटा, समझते जाना बेटा। मैग्नीज जो है एक मेटल है और मेटल की खास चीज को होती है बेटा, मेटल जो है वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। मेटल आपस में मिलके कौन से बॉन्ड बनाते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। कि इसका जो कर्नेल होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो पीछे बचे उसे कर्नेल कहते हैं। कर्नेल इलेक्ट्रॉनों के, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड में घूमते फिरते हैं बेटा, समझते जाना अब क्या कंडीशन में बता रहा हूं। क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इसलिए बेटा ये मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। इवन बेटा इसके लिए मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते मैग्नीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते बेटा। क्यों, क्योंकि इसका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इस D5 में, और इवन 4s2 भी स्टेबल कैटेगरी का होता है बेटा। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण बेटा इसकी बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है, मैं कहूं टेंडेंसी जो है बेटा, वो कंपैरेटिवली कम होती है, वीक होती है। ये बहुत ज्यादा पास आकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता। अगर ये बहुत ज्यादा पास आकर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता तो कंपैरेटिवली ये दूर दूर रहेगा, और अगर दूर दूर रहेगा तो इसकी जो साइज है वो कंपैरेटिवली क्या होगी बेटा, बड़ी होगी। एग्जैक्टली मैग्नीज की साइज क्रोमियम और आयरन दोनों से बड़ी होती है बेटा। मैग्नीज की साइज जो है बेटा क्रोमियम से भी बड़ी होती है और आयरन से भी बड़ी होती है बेटा। एक और बात कि जैसे जैसे स्कैंडियम से राइट में साइज कम हुई, फैकोनी में सिमिलर हुई और फिर वापस बढ़ने लग गई, तो इधर से देखो तो स्कैंडियम बढ़ा और बेटा इधर से देखें तो कौन बढ़ा, जिंक बढ़ा। कंपैरिजन अगर करें कि स्कैंडियम और जिंक में से कौन बड़ा, तो इन दोनों में से स्कैंडियम ज्यादा बड़ा होता है। ट्रिक से कैसे याद रखें बेटा, इसकी ट्रिक क्या थी, साइंस, इसकी क्या है, वही बेटा जिंक है। तो साइंस में और जिंक में से बड़ा कौन बड़ा, सॉरी साइंस और जिंक में से बड़ा कौन है बेटा, कौन बड़ा है, साइंस जो है वो जिंक से बड़ा है। और बेटा मैग्नीज की जो साइज है बेटा वो मैं कहूं तो बेटा कंपैरिजन में जिंक से सिमिलरिटी की होती है बेटा। मैग्नीज इतना बड़ा नहीं होता कि वो स्कैंडियम से बड़ा हो। सबसे बड़ा कौन बेटा, साइंस। सबसे बड़ा कौन, साइंस है 3D सीरीज में बेटा, याद रख पाओगे बेटा। अब याद कैसे रखना है कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज को कम करना था बेटा,
साइज को कम करना था, फेकोनी में बराबर हो गया, निकिल से बड़ा, कॉपर से बड़ा जिंक हो गया। साइंस और जिंक में बड़ा कौन? साइंस। क्या मन जो है सबसे बड़ा है क्या? नहीं बेटा, मन बड़ा तो है लेकिन वो क्या साइंस से भी बड़ा है क्या? नहीं बेटा। देखो क्या बोला मैंने कि मन छोटा की बड़ा, मन हमेशा बड़ा होना चाहिए बेटा, लेकिन क्या वो साइंस से भी बड़ा हो जाएगा? नहीं बेटा, साइंस से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे याद रखोगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होनी चाहिए थी बेटा 3D सीरीज में। फैकोनी में साइज में सिमिलरिटी है, निकल से बड़ा, कॉपर से बड़ा जिंक है। साइंस बड़ा कि जिंक बड़ा? बोलो बेटा, साइंस बड़ा। और मन की साइज बेटा बड़ी तो है, और उसका कारण है उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेटा, तुलनात्मक रूप से वो क्रोमियम और आयरन दोनों से बड़ा होता है। साइंस और जिंक में से बड़ा कौन बेटा? साइंस। ये बात हुई लेफ्ट टू राइट की बेटा। बात करें अपन बेटा टॉप टू बॉटम कैटेगरी की, कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा, वो देखिए। ग्रुप नंबर 3 लिख लेता हूं, 4th लिख देता हूं बेटा, 5th लिख देता हूं, आगे चलता रहेगा इस तरह से बेटा। ग्रुप नंबर 3 में साइंस, तेरी वाह यारी, जरा, निभा, ला, हफ्ता, ये कैटेगरी है बेटा, समझते जाना। कायदे से टॉप टू बॉटम आप खुद बताइए बेटा, पीरियड नंबर जो है बढ़ता है। अगर पीरियड नंबर बढ़े तो बेटा साइज बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए बेटा? खुद ही बताइए। बढ़नी चाहिए, ये लो बेटा बढ़ा दी। ये 3D सीरीज, ये बेटा 4D सीरीज बेटा, और ये 5D सीरीज बेटा। कि टॉप टू बॉटम जाते हुए बेटा पीरियड नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़नी चाहिए, बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। अब रुको बेटा, कायदे से तो ये होना चाहिए बेटा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन फिर आ जाता है बेटा, और उसका कारण अभी समझ में आ जाएगा बेटा। कुछ देर पहले ही मैंने बोला था, क्या लैंथेनम 57 के बाद में सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक के मेंबर आते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f में, सिग्मा ऑफ 4f कम होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। नाम क्या? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये बेटा लेंथेनम से पहले लगा या लेंथेनम के बाद लगेगा? लेंथेनम के बाद, क्योंकि ये एलिमेंट्स आते ही लेंथेनम के बाद है। अब देखो बेटा, टॉप टू बॉटम जाने के साथ में साइज बढ़नी चाहिए थी, यानी जिरकोनियम और हाफनियम में से बड़ा कौन होना चाहिए था? हाफनियम बड़ा होना चाहिए था टॉप टू बॉटम पीरियड नंबर बढ़ने के साथ में। कि मान लो जिरकोनियम 95 था बेटा और हाफनियम बड़ा होके 100 होना चाहिए था, लेकिन बीच में ही तकलीफ हो गई। किसकी? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने बोला कि कहां साइज बढ़ा रहे हो, साइज को तो कम करना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि बोले तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है, उससे क्या हो गया? जेड इफेक्टिव बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तुमको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को पास बुलाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि साइज को तो वापस कम करना पड़ेगा। उसने बेटा जो साइज बढ़ी थी उसको वापस कम कर दिया, यानी पहले भी 95 मान लो, अभी भी 95 बेटा। तो कंडीशन क्या आ गई ओवरऑल बेटा? यहाँ साइज में सिमिलरिटी आ गई, यहाँ भी साइज में सिमिलरिटी आ गई, यानी मैं कहूं बेटा कि टॉप टू बॉटम क्या रहा? 3D सीरीज से बड़ा 4D सीरीज, और 4D और 5D सीरीज में सिमिलरिटी देखने को मिलती है बेटा। समझ आया कि नहीं है? कुछ सोच रहे कि जब आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्शन करवा दो, तो कॉन्ट्रैक्शन करवा के तो साइज कम कर दो, बराबर भी क्यों रख रहे हो बेटा? दोनों फैक्टर आ गए, पीरियड नंबर का बढ़ना साइज को बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ना साइज को कम करता है बेटा। तो ओवरऑल दोनों का रिजल्टेंट फैक्टर देखोगे ना बेटा, एक फैक्टर जो साइज को बढ़ा रहा है, एक फैक्टर जो बेटा साइज को कम कर रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट सिमिलर आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा बताओ, क्या मैं कह सकता हूं क्या कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 3D और 4D जो है सीरीज उनकी साइज सिमिलर हो सकती है? क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है बेटा। ध्यान ने क्या बोला कि 3D और 4D सिमिलर होता है? बिल्कुल गलत। 3D तो छोटा ही होता है बेटा, सिमिलर कौन है? 4D और 5D सिमिलर है। अरे कौन सिमिलर है? 4D और 5D बेटा। क्या ऐसा सारे में हो रहा है क्या बेटा? ऐसा पूरे डी ब्लॉक के ग्रुप में हो रहा है क्या? टॉप टू बॉटम नहीं हो रहा बेटा। कौन से में नहीं हो रहा? थर्ड ग्रुप में नहीं हो रहा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? साइज एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप।
कि तीसरा ग्रुप छोड़ दीजिए, तीसरे ग्रुप के अलावा बेटा 3D से बड़ा 4D और 4D 5D सिमिलर साइज के, जिरकोनियम हाफनियम सिमिलर साइज के, नायोबियम टेंटेलम भी सिमिलर साइज के बेटा। एक और बात, ऐसा चलता है बेटा, मैं कहूं तो 4 से लेके ग्रुप नंबर 10 तक। बाकी फिर प्रैक्टिकल डेटा बेटा बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको। मैं क्या कहूं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 3 में तो ऊपर से नीचे साइज लगातार बढ़ती जा रही है बेटा, और 4 से लेके 10 तक 3D से बड़ा 4D और 4D 5D सिमिलर साइज के होते हैं बेटा। कंसेप्चुअल 2 सवाल बन सकते हैं, या तो 3D का पूछे कि जहां पर लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा, जल्दीबाजी में बच्चे यहां भी बराबर कर आते हैं बेटा, या वो पूछता है 5th और 4th और 5th का बेटा। उसका भी कारण है, समझना क्यों। एक्चुअली बेटा जिरकोनियम और हाफनियम ये दोनों आपस में, और इधर नायोबियम और टेंटेलम बेटा, ऐसा ग्रुप नंबर 10 तक चलता है, लेकिन पूछता यही दोनों है बेटा, ठीक है ना। जिरकोनियम और हाफनियम में बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत 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 ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अपन पहले भी सुन चुके हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन बताया था। एग्जैक्टली वहां पर मैंने बोला था कि सिमिलर साइज या सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, ऐसा कुछ वर्ड बोला था कि नहीं बोला था बेटा। तो अगर सिमिलर साइज होगी तो प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी तो आएगी। और जिरकोनियम और हाफनियम आपस में दोनों, नायोबियम और टेंटेलम आपस में दोनों, इनमें इतनी ज्यादा सिमिलरिटी होती है कि बेटा इन्हें शुरू कर देते हैं क्या बोलना, केमिकल ट्विंस बेटा। ट्विंस जानते हो नहीं जानते हो बेटा, केमिकल ट्विंस बोलना शुरू कर देते हैं बेटा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी में बेटा बहुत 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 ज्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, और इसका कारण है सिमिलर साइज का होना बेटा। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं बेटा, आपको बताना है कि इन पेयर में से केमिकल ट्विंस का पेयर कौन सा है बेटा। टाइटेनियम जर्कोनियम, जर्कोनियम हाफनियम, नायोबियम और जर्कोनियम, इट्रियम और लैंथेनम। बताओ बेटा केमिकल ट्विंस कौन कौन हुए बेटा। क्या टाइटेनियम और जर्कोनियम के सिमिलर साइज के कारण केमिकल ट्विंस है क्या? नहीं है बेटा। टाइटेनियम जर्कोनियम तो देखो यहाँ पर ये 3D और 4D है बेटा। एग्जैक्टली इनमें से केमिकल ट्विंस कौन से होंगे बेटा? जर्कोनियम और हाफनियम, या तो जर्कोनियम हाफनियम या नायोबियम टेंटेलम बेटा, ये केमिकल ट्विंस होते हैं। जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स क्या एरर करते हैं बेटा, वो टाइटेनियम और जर्कोनियम को केमिकल ट्विंस कर जाते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। कौन है? जर्कोनियम और हाफनियम केमिकल ट्विंस है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा सिमिलर साइज होती है बेटा। एक और बात, यहां भी तो सिमिलर साइज है, फेंको नहीं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी नहीं होती क्या बेटा? बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल होती है। ये बेटा तीनों के तीनों मरकरी के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाते। मरकरी एक बेटा ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, और उसकी एक जनरल टेंडेंसी है कि जब भी कोई मेटल उसके कांटेक्ट में आता है, मरकरी उसे बोलता है कि मैं तेरी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करूंगा, जैसा तू है वैसा ही रखूंगा। तो मेटल आसानी से उस मरकरी में जाकर के मिल जाता है, और वो बेटा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। मैंने क्या बोला कि मरकरी बेटा वास्तव में एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे। तो कोई मेटल जब उसके कांटेक्ट में आता है तो मरकरी के साथ मिलकर वो बेटा मरकरी का अमलगम बना लेता है, जहां मेटल की स्टेट में बेटा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीरो की जीरो ही रहती है बेटा। यानी वहां दूसरे मेटल को ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है, और वो उसके साथ सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है बेटा। तब इसका यूज क्या है बेटा, देखना इधर कि मान लीजिए मेरे पास मरकरी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और मुझे उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, कहीं पर दूसरी जगह लेके जाना है। तो मैंने अगर मरकरी को, मान लीजिए बेटा मैंने मरकरी को बेटा किसी मेटल के कंटेनर में डाला, और उस मेटल ने मरकरी के साथ मिलकर मेटल अमलगम बना लिया, और वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो जिस कंटेनर में डाला अगर वो सेमी सॉलिड हो गया, तो क्या आप मरकरी का उस कंटेनर में ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटेनर की मेटल तो उस मरकरी में डिसॉल्व होगी। तो फिर बेटा क्या काम में ले पाओगे आप? फेंको नहीं। क्या बोला?
कि ये तीनों के तीनों मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते। तो जब अमलगम नहीं बनाते यानी इनके कंटेनर में आप मरकरी का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। किनके कंटेनर में? फैकोनी के कंटेनर में, क्योंकि ये मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते। क्या ये बातें समझ आ गई बेटा? तो डी ब्लॉक में याद रखने के लिए फिर सुन ले बेटा, क्या क्या पॉइंट याद रखने कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा 3D सीरीज में पढ़ा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज पहले कम होगी, फैकोनी बराबर होगा, निकिल से बड़ा कॉपर से बड़ा जिंक होगा, मन की साइज बड़ी है, लेकिन बेटा साइंस और जिंक में से बड़ा कौन? बेटा साइंस बड़ा। 3D सीरीज में सबसे बड़ा कौन? जिंक, सॉरी 3D सीरीज में सबसे बड़ा कौन? बेटा साइंस। साइंस से बड़ा कोई भी नहीं है बेटा, पहली बात। दूसरी बात, क्या फैकोनी की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी सिमिलर साइज है। क्या वो मरकरी के साथ अमलगम बनाते हैं? नहीं बनाते। क्या उनके कंटेनर में मरकरी का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो अमलगम नहीं बनाते मरकरी के साथ। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़नी चाहिए थी, ग्रुप नंबर 3 में साइज बढ़ती है बेटा लगातार, क्योंकि लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन तीसरे ग्रुप के बाद शुरू होता है बेटा। लेकिन 4 से लेके 10 तक बेटा 11वें 12वें की अभी आपको डेटा रखने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे डेटा बेस्ड स्टडी की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ कंसेप्चुअल जो चीजें अपन समझा सकते हैं वही ध्यान रखना है कि लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है बेटा वो तीसरे ग्रुप के बाद लागू होगा। मतलब 4 से ग्रुप जो शुरू होगा वहां पर बेटा 4D और 5D की साइज में सिमिलरिटी हो जाएगी बेटा, और लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है कि उसे केमिकल ट्विंस बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 3D और 4D की साइज बराबर हो गई? क्या नहीं हुई? 4D और 5D की साइज बराबर हुई? क्या बिल्कुल हो गई। क्या ऐसा सारे ग्रुप में है? नहीं है। कौन से ग्रुप में नहीं है? तीसरे ग्रुप में नहीं है बेटा। क्या इट्रियम और लैंथेनम की बेटा इन दोनों को केमिकल ट्विंस कह दे? क्या नहीं कह सकते बेटा। क्या मैं जर्कोनियम नायोबियम को केमिकल ट्विंस कह दूं? क्या नहीं कह सकते। क्या मैं जर्कोनियम हाफनियम को कह दूं? क्या बिल्कुल कह सकते हैं। क्या मैं नायोबियम और टेंटेलम को केमिकल ट्विंस कह दूं? क्या बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। कंडीशन समझ आ गई सभी लोगों को यहां तक बेटा? नेक्स्ट आ जाता बेटा इसमें एफ ब्लॉक के लिए, और एफ ब्लॉक में बेटा अपन जो साइज का ऑर्डर पढ़ के चलेंगे वो लेंथेनॉइड्स का बेटा, ठीक है। क्या कह सकता हूं बेटा, यहां जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 4f में, और सिग्मा जो है 4f का वो होता है कम। अगर सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा, और नाम क्या दे दिया गया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा। ये साइज को कम करेगा। समझते था ना बेटा? लेंथेनॉइड्स की मैं बात करूं बेटा, सीरियम 58 से शुरू होगा, इस तरह से चलता रहता है बेटा। क्या ट्रिक थी बोलो? सरोपर नदियां पीएम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे टमाटर यूं लुट गए बेटा। ये ट्रिक थी आपकी। 58 ये बेटा, 59 60 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 बेटा, ठीक है। समझते था ना? इन सभी का आप मुझे बताइए, इन सभी का पीरियड नंबर कौन सा था? 6th। ग्रुप नंबर कौन सा था? 3rd। ध्यान दे बेटा, मैं चीज काम में ले रहा हूं। जो इन सभी का पीरियड नंबर 6th था। जस्ट इससे पहले जो आपने पढ़ा बेटा जिरकोनियम से हाफनियम, यहां पर बेटा जिरकोनियम और हाफनियम का पीरियड नंबर सेम था कि अलग अलग बेटा? जिरकोनियम का पीरियड नंबर था 5वां, 4D सीरीज मतलब 5वां पीरियड था बेटा, और हाफनियम का पीरियड था 6ठा। तो 5 से 6 पीरियड नंबर बढ़ रहा था तो साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन ने उसको कम किया, तो दोनों काउंटर बैलेंस होके साइज बराबर रह गई। यहां क्या होगा? पीरियड नंबर तो सभी का सेम है,
यानी पीरियड नंबर साइज, बेटा पीरियड नंबर से जो साइज बढ़नी थी वो तो नहीं बढ़ेगी, पीरियड नंबर तो सभी का सेम है, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाइड हो ही रहा है बेटा। तो मुझे बताइए कि सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाइड हो रहा है, पीरियड नंबर बढ़ नहीं रहा। पीरियड नंबर बढ़ता तो वो साइज को बढ़ाता, फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम करके सिमिलर ले आता, लेकिन यहाँ पीरियड नंबर तो सेम है, पीरियड नंबर का इफेक्ट है ही नहीं बेटा, सिर्फ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है। तो बेटा ये साइज को बढ़ाएगा कि कम करेगा बेटा, ये साइज को कम करेगा। इस तरह से बेटा काम पूरा नहीं हुआ, अभी देखते रहे बेटा। ये जो इफेक्ट आया ये सिर्फ किसका इफेक्ट था बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अभी बात इसमें भी बाकी है बेटा। यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन है जिनन 54 बेटा, 6s2 और फिर आ जाता है 4f7, और बेटा ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डी का 5 स्टेबल, ऐसे ही एफ का 7 और साथ में इसमें 6s2 की कंडीशन भी स्टेबल होती है। उसी तरह से मैग्नीज की तरह ये मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता, दूर दूर रहता है। अगर इसके मेटेलिक बॉन्ड दूर दूर हैं तो इसकी साइज बड़ी हो जाएगी बेटा, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण। और यूरोपियम की साइज बेटा इन सबसे ज्यादा पाई गई है। किसकी साइज बेटा, यूरोपियम की साइज इन सबसे ज्यादा पाई गई है बेटा, यूरोपियम की साइज। मैं यहां पर वापस लिख देता हूं बेटा, क्या क्या मिला था अपन को, जिनन 54, 6s2, 4f7 बेटा, हाफ फील्ड था और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था बेटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गैडोलिनियम में भी ऐसा होता है बेटा, पर उसका इतना इफेक्ट नहीं आ पाता इसके अंदर, क्योंकि वो तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अलग से ट्रांसफर होने के बाद बना है बेटा, वो एक अलग कैटेगरी है। नॉर्मल ऐसा गैडोलिनियम में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हाफ फील्ड हुआ है बेटा, ये तो पहले से ही हाफ फील्ड है, तो यहाँ इफेक्ट इसका ज्यादा आ रहा है बेटा। ओवरऑल हाफ फील्ड होने के कारण बेटा ये मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए परेशान नहीं होता, इसके मेटेलिक स्फीयर दूर दूर होते हैं, तो बेटा उसकी साइज भी बड़ी हो जाती है। तो क्या याद रखोगे कि लेंथेनॉइड्स में सीरियम से आगे जाने पर साइज कम होती है, कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर कुछ के दिमाग में आएगा कि आपने यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थे तो साइज बराबर बताई थी। अरे ये ध्यान रखो कि ज़र्कोनियम और हाफनियम का पीरियड नंबर भी तो अलग था, यहाँ पीरियड नंबर बढ़ रहा था जो साइज को बढ़ाता, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने कम किया, दोनों काउंटर बैलेंस हो गए। यहाँ पीरियड नंबर बढ़ नहीं रहा, पीरियड नंबर नहीं बढ़ रहा, तो सिर्फ किसका इफेक्ट है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है, वो साइज को कम करते जा रहा है। किसके अलावा, यूरोपियम के अलावा। यूरोपियम की साइज जो है वो बड़ी रह जाती है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इसी के अंदर देखते रहे, इनकी जो जनरल स्टेट है बेटा वो +3 में पाई जाती है। ठीक है बेटा, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी जो नॉर्मल एटॉमिक रेडियस है, ये ऊपर वाली बेटा नॉर्मल एटॉमिक रेडियस में कहूंगा उसको, और ये जो नीचे वाली है उसे मैं कहूंगा +3 आयन की रेडियस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी एटॉमिक रेडियस भी कम होती है और आयनिक रेडियस भी कम होती है। और क्या इसमें यूरोपियम को जैसे यहां आगे पहुंचाया था यहां भी आगे पहुंचाना है क्या? नहीं, यही तो खास बात है बेटा। यूरोपियम का एक्सेप्शन न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस में है, एटॉमिक रेडियस में यूरोपियम आगे जाता है बेटा। आयनिक +3 रेडियस में यूरोपियम की साइज बड़ी नहीं होती, और बेटा ये कंडीशन इसमें यूरोपियम की एक्सेप्शन की नहीं है। यहां लगातार आपको ये कम करना है। तो बेटा आईआईटी मेंस का सवाल, मेंस बोल रहा हूं, एडवांस नहीं बोल रहा हूं बेटा, डरे नहीं, मेंस का लेवल नॉर्मली होता है बेटा। क्या था, उन्होंने पूछा कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथेनॉइड्स, पहला ऑप्शन ओनली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज,
दूसरा ऑप्शन ओनली +3 आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन बोथ एटॉमिक एंड +3 आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, चौथा ऑप्शन नो इफेक्ट। तो बेटा आंसर क्या चला गया, बोथ एटॉमिक एंड +3 आयनिक रेडियस डिक्रीजेज। एक्सेप्शन कौन से में है, एटॉमिक रेडियस में, आयनिक रेडियस में तो एक्सेप्शन भी नहीं है बेटा। इसमें लगातार आपको साइज कम करनी है और यहाँ यूरोपियम की साइज को बढ़ा देना है बेटा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो ये थी बातें एटॉमिक रेडियस की। अब ओवरऑल में अगर आपको बेटा एक बार रिवाइज करवा दूं तो कंडीशंस जो याद रखने की थी बेटा, समझते जाए, याद करते जाए। सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट से चालू करते हैं बेटा। सिग्मा या शील्डिंग इफेक्ट बेटा नेट रिपल्शन, शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। इनर सेल सेम सेल वाला सिग्मा लगाता है, बाहर वाला अंदर वाले पर सिग्मा नहीं लगाता। सिंगल इलेक्ट्रॉन का सिग्मा 0 होगा। सिग्मा लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है बेटा। पेनिट्रेशन पावर और सिग्मा दोनों का ऑर्डर क्या था, एस से कम, पी से कम, डी से कम, एफ होता है। इलेक्ट्रॉन पहले जाता भी 4s में है और निकलता भी 4s में से है बेटा। पहले एंटर भी 4s में करता है और रिमूव भी 4s में से होता है। 4s में एंटर करता है क्योंकि n+l रूल से बेटा उसकी एनर्जी कम है। 4s में से निकलता है क्योंकि उस पर सिग्मा नेट रिपल्शन ज्यादा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड माइनस सिग्मा बेटा, जो कि लेफ्ट टू राइट बेटा बढ़ता है, टॉप टू बॉटम लगभग कांस्टेंट चलता है बेटा। लेफ्ट टू राइट सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, डोमिनेंट होता है जेड इफेक्टिव बेटा। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट अगर होगा तो नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, इसलिए साइज कम होगी बेटा। हेलोजन सबसे छोटे होंगे क्योंकि इनर्ट गैस में वंडर वॉल रेडियस लेनी पड़ती है जो कि कंपैरेटिवली बड़ी साइज की होती है बेटा। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव तो लगभग कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन पीरियड नंबर बढ़ेगा तो साइज को बढ़ा देगा। ये था जनरल ट्रेंड बेटा। उसके बाद में अपन ने देखा बेटा कि सिंगल एटम की रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बॉन्डेड कंडीशन के हिसाब से बेटा अपन ने 4 कंडीशन इमेजिन की, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडर वॉल रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या पढ़ा कि सेम एलिमेंट का अगर आयन है तो कैटायन छोटा होगा बजाय न्यूट्रल के और एनायन बड़ा होगा बजाय न्यूट्रल के बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा साइज बड़ी होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना छोटा होगा। तो क्या इस दुनिया के सारे कैटायन छोटे हो गए? नहीं बेटा, ये मैंने तब बोला जब या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या सेम एलिमेंट का आयन हो बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि अगर ओवरलैप कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर का आधा लिया, कोवेलेंट सिर्फ टच किया हुआ है, मेटेलिक दूर दूर है तो वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होगी। किसी भी एलिमेंट की कोवेलेंट और वंडरवॉल का रिलेशन क्या बेटा कि उसकी वंडरवॉल रेडियस जो है बेटा वो कोवेलेंट रेडियस का लगभग डबल हो जाती है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज में आपने बेटा एस ब्लॉक में क्या बनाया, ई और एन बताओ बेटा। सबसे छोटा बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यही ऑर्डर इनके रेस्पेक्टिव आयंस के लिए भी फॉलो होगा बेटा। लेकिन एक अपवाद भी था कि Li+ जो है Mg2+ से थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है, सिमिलर साइज भी कह देते हैं बेटा। और सिमिलर साइज और सिमिलर आयनिक पोटेंशियल चार्ज टू रेडियस रेशो बेटा। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है बेटा और सिमिलर प्रॉपर्टीज को नाम दे दिया गया था डायगोनल रिलेशनशिप बेटा। उसके बाद टॉप टू बॉटम जाने पर पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि बेटा टॉप टू बॉटम मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास का रेशो ज्यादा बढ़ता है, इसलिए बेटा डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी बेटा। लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी कम पाई गई सोडियम से क्योंकि उसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी। और सेकंड ग्रुप में बेटा क्या ट्रिक हो गई थी डेंसिटी के लिए, कन्या मांगे बेटा सुंदर बाप राजी बेटा। ठीक है, कन्या मांगे बेटा सुंदर बाप राजी। ये टॉप टू बॉटम जाने पर डेंसिटी का ऑर्डर हो गया था एस ब्लॉक बेटा। पी ब्लॉक में बेटा ध्यान दे, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए थी। एक्सेप्शन है ग्रुप नंबर 13 में बेटा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला टॉप टू बॉटम साइज बढ़नी चाहिए थी। किसकी साइज छोटी रह गई? गाजर की बेटा। किससे? आलू से। किस खुशी में? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो क्या लेंथोनेट कॉन्ट्रैक्शन का थैलियम पे, टीएल पे कोई फर्क नहीं पड़ा? जितना क्या उसका इफेक्ट वीक है क्या? नहीं बेटा, काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है उसका भी, लेकिन थैलियम को जितना बड़ा होना चाहिए था बेटा वो बहुत ज्यादा बड़ा था, वो बेटा ओवरऑल इंडियम से कम नहीं हो पाया। वो एक प्रैक्टिकल डेटा है बेटा उसका। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या रहा
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन गाजर की साइज कम रह गई, किससे? आलू से, कारण ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बेटा। डी ब्लॉक में पहले लेफ्ट टू राइट साइज कम करना है बेटा, फैकोनी में सिमिलर रखना है, निकल से बड़ा, कॉपर से बड़ा जिंक रखना है, मन की साइज बड़ी रखनी है बेटा, साइंस बड़ा की जिंक बड़ा, साइंस 3D सीरीज में सबसे बड़ा कौन? साइंस बेटा। टॉप टू बॉटम बेटा तीसरे ग्रुप में साइज बढ़ती है लगातार बेटा, स्कैंडियम से ज्यादा इट्रियम, इट्रियम से ज्यादा लैंथेनम, लेकिन ग्रुप नंबर 4 से बेटा लैंथेनम के बाद लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा बेटा, तो टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम में सिमिलर साइज होगी बेटा। अरे याद आया कि ना, नायोबियम टेंटेलम में सिमिलर साइज होगी, और उनकी प्रॉपर्टीज में इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है कि उनको केमिकल ट्विंस भी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या फैकोनी की भी साइज सिमिलर हो तो सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी? होंगी। एक उदाहरण क्या था कि वो मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाते, क्या मरकरी का ट्रांसपोर्टेशन इनके कंटेनर में कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, किया जा सकता है। ए ब्लॉक में लैंथेनर्स के लिए देखा, लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज कम होती है, क्योंकि पीरियड नंबर तो सेम था, तो पीरियड तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन लगते जा रहा है, तो साइज कम होती जा रही है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों पे फर्क पड़ता है। एटॉमिक रेडियस में यूरोपियम अपवाद स्वरूप आगे चला गया बेटा एक्सेप्शनली, लेकिन आयनिक +3 में यूरोपियम की साइज वही रहती है। तो क्या ये सारे ऑर्डर आपको याद रह पाएंगे बेटा? ये ऑर्डर आपको सारे के सारे साथ में याद करते हुए चलने हैं बेटा। अगर इसका एक क्वेश्चन अपन लिख लें बेटा, कंपेयर एटॉमिक और आयनिक साइज, ठीक है बेटा। ये सब आपको सोल्व करने हैं बेटा अभी।
चलो बेटा इसको कोई बात नहीं, इसको हटाओ, बाद में लिखेंगे इसको। ठीक है बेटा, इन सबको आप सोल्व करें, लिख ही देता हूँ। ये आपको सोल्व करना है बेटा ऑर्डर, ठीक है, सारे ऑर्डर, इन सब की साइज के ऑर्डर आपको सोल्व करने हैं बेटा, और साथ के साथ ये बेटा, ठीक है, जिसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, ये सोल्व करिएगा आप लोग बेटा। नेक्स्ट है इसके बाद में बेटा, साइज के एटॉमिक रेडियस में ही आयनिक रेडियस भी अपन ने पढ़ लिया बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है आयनाइजेशन एनर्जी एंड, या मैं कहूं बेटा बेटर है आयनाइजेशन एनर्जी IE और आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए बेटा, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, ये एनर्जी के टर्म में, और ये है बेटा पोटेंशियल की टर्म में। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये चलता है बेटा कायदे से वोल्ट यूनिट में, और ये चलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में बेटा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ये पोटेंशियल है कि जो अपन ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बेटा पोटेंशियल अप्लाई किया, और जनरली बेटा अपन वो चार्ज जो देते हैं वो करंट के द्वारा देते हैं बेटा, यानी मैं इलेक्ट्रॉन की सप्लाई के द्वारा देते हैं, तो उसे अगर मैं चार्ज E से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपके लेवल पे दोनों बिल्कुल एक जैसे काउंट किए जाते हैं, क्योंकि आपके लेवल पे बात चलती है ऑर्डर की, कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा। अब जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, और जिसका पोटेंशियल कम उसकी एनर्जी कम। तो बेटा आपके लेवल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लेवल पे जो बात चलती है वो चलती है ऑर्डर की। बेटा अगर पोटेंशियल ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा, पोटेंशियल कम तो एनर्जी भी कम, इसलिए बेटा आपके लेवल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लेवल पे दोनों एक जैसी चीज है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या है पोटेंशियल, और ये क्या है बेटा एनर्जी। अब मैं आगे बढ़ू बेटा, क्या देखो, मान लीजिए कोई भी सिस्टम था, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे शेल में 3 माने 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम ले लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस पर नेट अट्रैक्शन ज्यादा है कि नेट रिपल्शन? न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्शन लगा रहे हैं बेटा। नेट अट्रैक्शन ज्यादा है कि नेट रिपल्शन? एग्जैक्टली इस पर नेट अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि अगर नेट अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, नेट रिपल्शन ज्यादा होता, तो ये तो पहले ही निकल चुका होता है यहाँ से बेटा। अभी भी यहाँ रुका हुआ है, मतलब इस पर नेट अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। समझते जाए, ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन था। आप गए इसके पास और धीरे से बोला कि बाहर निकल, चला जाएगा क्या? ऐसे थोड़ी चला जाएगा बेटा, आपने बोला और ये चला गया, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर अट्रैक्शन है। तो बेटा एक ऐसी चीज जो आसानी से रिमूव नहीं हो रही, इसे रिमूव करने के लिए क्या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा? बिल्कुल देनी पड़ेगी बेटा। और एनर्जी अगर आपने इसको दी तो बेटा वो जो एनर्जी दी उसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो बेटा न्यूट्रल में से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक कैटायन बनता है।
क्या एक आयन बन गया क्या बेटा? तो नाम क्या हो गया कि ये जो एनर्जी थी उसकी सहायता से इसमें आयन प्रोड्यूस हुआ, नाम क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान दें, ये आयनिक पोटेंशियल नहीं है। आयनिक पोटेंशियल अलग बात, आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग बात। आयनिक पोटेंशियल था चार्ज टू रेडियस रेशो, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। दोनों अलग अलग चीजें। आयनिक पोटेंशियल अलग बात, आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग बात। बेटा नाम नहीं आ रहा। आयनाइजेशन मतलब आपको आयन बनाने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी इसको दे रहे हो, इस सिस्टम को आपने एनर्जी दी बेटा, यानी इस सिस्टम ने एनर्जी खाई है। और खाने वाली एनर्जी के हिसाब से अगर ये एनर्जी खा के प्रोसेस हो रहा है, मतलब इस सिस्टम के लिए बात जो है वो एंडोथर्मिक है। जो सिस्टम एनर्जी खाने के बाद काम करता है उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक, एनर्जी खा के ये काम हुआ बेटा। तो कंडीशन क्या, मैं अगर इसको बेटा डिफाइन करूं, क्या लाइन लिख सकते हैं अपन बेटा? रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है बेटा। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जो कि कहां होता है? सबसे बाहर वाला मैं कहूं तो कहां होता है? वैलेंस शेल में बेटा। मोस्ट required minimum energy to remove most loosely bounded electron from 1 mole isolated gaseous atom। कि एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी। ध्यान दे, मैंने एक मोल क्यों लिया समझना बेटा। कहीं अपन ने पहले डिस्कस किया है कि सिंगल एटम आइसोलेटेड मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर सिंगल एटम की आईपी कैसे निकालोगे? वो भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली मोलर क्वांटिटी में निकाला जाता है, एक मोल के लिए निकाला जाता है, फिर उसे एक एटम में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो वो एक एटम में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। मोलर क्वांटिटी के टर्म में प्रैक्टिकली इसको निकाला जाता है बेटा। ये होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। इसी का एक नाम और है बेटा, जो एक मोल के लिए इसे एग्जैक्टली निकाला जाता है बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दोगे या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दोगे बेटा। इसे बेटा डेल्टा HIE भी कहा जाता है। अब सुनना क्या है बेटा, ये डेल्टा HIE, यहां H जो है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है, एक टर्म है एंथैल्पी, नाम दे देंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। एग्जैक्टली बेटा ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। एंथैल्पी जो है एक तरह से बेटा एनर्जी की ही टर्म होती है। एंथैल्पी जो है वो भी एक तरह से एनर्जी की टर्म होती है, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो भी कब? जब बेटा ओपन सिस्टम की बात चल रही हो। ओपन सिस्टम मतलब कंटेनर आपने ओपन रखा हुआ है, उस समय जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहां जो आपको एनर्जी मिलेगी वो एंथैल्पी कही जाती है बेटा। अभी सिर्फ नाम पे गौर करें कि या तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकली एक मोल के लिए और ओपन कंटेनर रखते हुए प्रैक्टिकल किया जाता है कि आपने सोडियम का एक मोल ले लिया और आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो बेटा। एक मोल सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हो, उस समय आपने कंटेनर ओपन रखा है बेटा, तो वहां जो आपको एनर्जी मिलेगी उसे एंथैल्पी कह देते हैं। क्या टर्म बोल देते हैं? एंथैल्पी। तो एक नाम और है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी। घुमा फिरा के सारी बातों का निष्कर्ष क्या कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहां से? वैलेंस शेल से। कितना? एक मोल गैसियस एटम में से बेटा। ठीक है, अब मुझे बताइएगा अगर आपको समझ आया है कि मैंने कोई भी एलिमेंट लिया M सॉलिड,
एस जो ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इससे पहुंच गया M प्लस गैसियस पे। आराम से सोच के जवाब दे, क्या मैं इसे सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकता हूं क्या? डायरेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकता हूं क्या मैं इसको? बेटा बताओ, नहीं कह सकता। क्यों? सॉलिड था, डेफिनेशन क्या है कि आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए। देखिएगा बेटा, इसमें कितने स्टेप कवर होंगे समझते हैं? बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में M सॉलिड से M गैस बनेगा, और जब सॉलिड को गैस में बदलते हैं तो जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलो? सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस में बदलने के लिए। और अब गैसियस एटम आ चुका, आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब आप इसे आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। 2 स्टेप कवर होंगे। तो बेटा जब M सॉलिड से M गैसियस बनाया गया तो उसमें क्या क्या लगा? सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन। देखते रहे बेटा। एक अगर मैंने मान लीजिए लिया यहां पर X2 गैसियस था, और उससे मैंने बना डाला X प्लस गैसियस। गैसियस है, सोच लो क्या डायरेक्ट आईपी है या और भी कुछ हुआ है? देखो मुझे बताइए बेटा कि ये था मॉलिक्यूल की फॉर्म में X2, और ये है एटम की फॉर्म में, यानी कहीं ना कहीं देखो बेटा X और X के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, X2 था ये, इसे तोड़ा गया तो ये एटम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, X एटम। देखते जाओ, अगर मैं X2 को तोड़ूं तो कितने X मिलेंगे? 2। मुझे चाहिए 1, तो इसका मैं आधा मोल ले लूं बेटा, अब अपने आप 1x मिलेगा। इसे कहेंगे बेटा, क्योंकि इसमें बॉन्ड तोड़ा गया है, तो बेटा इसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलो? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बेटा पूरा 1 मोल तोड़ रहे हो क्या? X2 को 1 को पूरा तोड़ रहे हो कि आधे को? X2 का 1 मोल तोड़ा जा रहा है कि आधा मोल? बेटर वर्ड, X2 का 1 मोल तोड़ रहे हो कि आधा मोल? आधा मोल। इसलिए बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन भी कितना लगेगा? आधा ही लगेगा। फिर आपने इसको बेटा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हुआ आयनाइजेशन एनर्जी। ये सब चीजें काम आएंगी बेटा आगे। तो ओवरऑल मैं कहूं यहां पर बेटा कंडीशन क्या आ जाएगी कि जब आपने X2 को X प्लस में बदला, क्या क्या लगा? आधा बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, नाम में आ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा समझ आया कि नहीं आया बेटा? अगर मैंने यहां लिखा कि X गैसियस था, उसको बेटा X प्लस गैसियस में बदल दिया, बताओ बेटा क्या ऑलरेडी गैसियस है ऑलरेडी एटम की फॉर्म में है, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट बेटा अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकता हूं क्या बेटा? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या समझ आया? अब तो समझ आया होगा कि डायरेक्ट सॉलिड से नहीं निकलना चाहिए, मॉलिक्यूल से नहीं निकलना चाहिए, एटम से निकलना चाहिए, वो भी गैसियस एटम से बेटा, तब जाके आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अगर बेटा मैंने लिया M गैसियस, M प्लस बना दिया गैसियस, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो बेटा इसे कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं तो बेटा इसे कह देंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन और निकालें तो बेटा इसे कह देंगे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। यहां पर बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि ये M से M+3 बनाने में कितनी लगी, तो क्या क्या लगी? IE फर्स्ट प्लस IE2 प्लस IE3। समझ आया कि नहीं आया बेटा?
मान लो आपके पास में मैग्नीशियम होता बेटा, गैसियस फेज में आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बोला, Ie, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। आप मुझे बताओ बेटा, क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं क्या बेटा, इसके लिए एक बार के लिए थोड़ा सा मैं से हटाऊं बेटा, हाँ, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी, क्या ऐसा संभव है क्या कि 2 बार इलेक्ट्रॉन निकाला 2 इंटू Ie, ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते। Ie1, Ie2 और कहा जाएगा Ie1 प्लस Ie2। खास बात, क्योंकि बेटा Ie1 और Ie2 आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, हम इक्वल होते ही नहीं है बेटा। कारण बहुत सिंपल बेटा, मुझे बता दीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस बेटा, इनमें अगर आपसे साइज का ऑर्डर पूछा जाए बेटा, साइज का ऑर्डर, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो, चलो बेटा आप तो साइज का ऑर्डर रहने दो, आप तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो बेटा। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 12, इसमें एक कम 11, इसमें एक कम 10। मुझे बताइए बेटा कि अगर आप मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर है वो कम हो रहा है, यानी इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन जो है वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, बेटा आप क्या कर रहे हो कि सिस्टम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना था, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई तो रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया तो इसका अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम लगेगी बेटा? अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी मैं कहूं तो बेटा मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, या मैं कहूं मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कम एनर्जी लगेगी, तुलनात्मक रूप से Mg+ में से और ज्यादा लगेगी, Mg2+ में और ज्यादा लगेगी। यानी मैं कहूं तो बेटा Ie1 से ज्यादा Ie2 होगा, या मैं कहूं Ien से ज्यादा Ien+1 होगा, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा बेटा, हमेशा 1 से ज्यादा 2 होगा। जब सेम एलिमेंट अगर है तो हमेशा पहले से ज्यादा एनर्जी लगेगी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दूसरे से ज्यादा लगेगी तीसरे को निकालने में। छोड़ो बेटा इस एग्जांपल को, आप तो खुद के एग्जांपल पे आओ। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे, आपसे कोई आदमी आया, कोई भी कैंडिडेट आया और उसने बेटा 100 रुपए छीनने चाहे। पहली बात तो ये बताओ बेटा, रुपए के लिए, पैसों के लिए आपका अट्रैक्शन है कि नहीं? बिल्कुल है। कोई कैंडिडेट आया और उसने आपसे 100 रुपए छीने, क्या आप ऐसे ही दे दोगे? नहीं, वो आपको एनर्जी लगाएगा बेटा। जब आपके पास सफिशिएंट एनर्जी आप तक पहुंच जाएगी तो आपको मजबूरी में उसे 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा वो दोबारा आ गया और अगले 100 रुपए छीनने के लिए आया। मुझे बताओ बेटा, क्या उस कैंडिडेट को आप अगले 100 रुपए पहले की तुलना में आसानी से दोगे या उसको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बेटा? और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर और 100 रुपए छीनने आया तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी बेटा। जैसे भी समझो बेटा, चाहे रुपए वाले केस से समझो चाहे ऐसे समझो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है, तो सिस्टम में रिपल्शन कम हो रहा है। रिपल्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है बढ़ती चली जाएगी बेटा। वहां पर उसका कॉन्फ़िगरेशन कोई मायने नहीं रखता। अगर बेटा आप
आईपी कंटिन्यूस देखते जा रहे हैं, एक ही एलिमेंट का बेटा अलग अलग अगर देखते जा रहे हैं बेटा, अगर मैं कहूं यहाँ पर बेटा देखिएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल लूं, n2 प्लस है, n प्लस है, n है, n माइनस, n2 माइनस, बताना बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 5, बताओ बेटा सेम एलिमेंट के आयंस है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा तो रिक्वायर्ड जो एनर्जी है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बेटा वो कम हो जाएगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी बेटा। एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है इसमें ये रहेगा। अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख रहे हैं बेटा, मैग्नीशियम 2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस N3 माइनस, हाँ बेटा बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या सभी में सेम है, लेकिन Z बेटा यहाँ 12, 11, 9, 8, 7, बताना बेटा यहां लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम है, लेकिन बेटा बताओ Z जो है वो क्या होता जा रहा है, कम। अगर Z कम होगा तो Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, अगर Z कम तो Z इफेक्टिव भी कम। Z इफेक्टिव अगर कम हो रहा है बेटा तो अट्रैक्शन जो है वो क्या होता जा रहा है, कम। Z इफेक्टिव अगर कम हो रहा है तो अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है बेटा, कम। और अट्रैक्शन अगर कम होगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी बेटा, कम। तो यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी एनायन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, चाहे वो सेम एलिमेंट का एनायन हो, चाहे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एनायन हो बेटा। अरे समझ आया कि नहीं आया बेटा, कंडीशन समझ आ गई सभी लोगों को बेटा, ये कि क्या चिल्ला रहा हूं मैं बार बार कि जब भी एलिमेंट सेम होगा तो सेम एलिमेंट के लिए हमेशा IeN से ज्यादा IeN+1 होगा ही होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चाहे जो भी हो बेटा, ठीक है।